तो कैसे आप सब लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने विस्कोसिटी डिस्कस की थी, इसमें हम क्या करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा विस्कोसिटी लॉ पे बेस्ड। हुआ क्लियर? अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी हमारा न्यूटन्स का लॉ था, अगर कोई भी फ्लूइड वो लॉ फॉलो करेगा तो हम उसको एक अलग फ्लूइड बोलेंगे, कोई लॉ फॉलो नहीं करेगा उसको हम अलग फ्लूइड बोलेंगे। हुआ क्लियर? अब उस लॉ को कौन कौन फॉलो करता है, कौन नहीं फॉलो करता है और किस टाइप से करता है, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, जनरलाइज्ड फॉर्म होनी चाहिए उसकी। तो वो जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है? जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy की पावर n प्लस अ कांस्टेंट। हुआ क्लियर? ये हमारी जनरल फॉर्म होती है शेयर स्ट्रेस की। इस पे बेस्ड हमारा क्या होता है, लॉ बनते हैं, इसके बेस्ड हमारा क्लासिफिकेशन होता है। वो देखते हैं हम कैसे होता है। हमने फ्लूइड दो टाइप का पढ़ा था, स्टार्टिंग चैप्टर में हमने डिस्कस किया था आइडियल, फिर हम अभी रियल कर रहे हैं। जो आइडियल था उसके लिए क्या था, विस्कोसिटी इज जीरो, सरफेस टेंशन इज जीरो, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल, रो कांस्टेंट, ये तीन चीजें हमने देखी थी। हुआ क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे, उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। देख लो, विच फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज न्यूटोनियन फ्लूइड, and non-Newtonian which doesn't follow the Newton's law of viscosity is called as non-Newtonian fluid। ये कितने टाइप के होते हैं, ये इतने टाइप के होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन कैसे आती है इसकी वजह से वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में दो वेरिएबल्स है, एक है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n प्लस सी होता है, तो हम x एक्सिस पे इसको ले लेते हैं। तो हमने x एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ले लिया और इस पे हम क्या लेते हैं, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे हमने शेयर स्ट्रेस ले ली। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। याद रखना इसके अंदर लास्ट में मैं क्वेश्चन करवा दूंगा इस पे बेस्ड, जो आपको क्या करता है, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो कंफ्यूजन हम दूर रखेंगे, हर छोटी छोटी चीज को नोट करते रहना। x एक्सिस पे du अपॉन dy लिया है, ठीक है, y एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस ली है। तो ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं, अब देखो सबसे पहला ग्राफ हम बनाते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड का। न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा क्या था, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy, ये था हमारा न्यूटन्स लॉ। अब ये क्या कहता है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy की पावर n प्लस सी। इसको ये बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू तो लेनी पड़ेगी 1, c की वैल्यू लेनी पड़ेगी 0। हुआ क्लियर? तब जाके हमारा ये बनेगा फ्लूइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड n इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 0। अगर c इज इक्वल्स टू 0 है, n इज इक्वल्स टू 1 है, तो कुछ ये बनेगा। तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल और लीनियर है। n की पावर क्या है 1 और c 0 है। c 0 का मतलब क्या है कि y की वैल्यू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये याद रखना, कहां लिख दूं मैं, c इज इक्वल्स टू 0 देन ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा, और n इज इक्वल्स टू 1 मतलब लीनियर कर्व आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं लीनियर कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। चलो ये लिख दिया, बाकी कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो हम ऐसे ही कंपैरिजन करेंगे इनका। ये जनरलाइज फॉर्म है, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी, c की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, तब ये बनेगा। तो हमने क्या कर दिया, n इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में कर्व कैसा आ गया वो देखो आप, कर्व आया हमारा कुछ ऐसा, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। ये है हमारा लीनियर कर्व। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा ये लीनियर कर्व है
और ये है मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड, वेयर n इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 0। अगर मैं n की वैल्यू 0 से ज्यादा कर दूं, ठीक है, सॉरी n की वैल्यू 1 से ज्यादा कर दूं, तो ये ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज करता रहेगा अपनी स्लोप के डिक्रीज करता रहेगा। चलो हम ये कर लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1 कर दिया, अब n इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, नॉन न्यूटोनियन के लिए n इज नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। n इज नॉट इक्वल टू 1, तब हम क्या करेंगे, ये ग्राफ्स बनाएंगे। तो ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेंगे नहीं। अगर n की वैल्यू 1 है ही नहीं तो ये कभी भी न्यूटन्स का लॉ नहीं बन सकता। c की तो वैल्यू 0 कर दो या 0 ना करो तो क्या पता ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो कर पाए। हुआ क्लियर? लेकिन अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो ये न्यूटन के लॉ को कभी फॉलो नहीं करेगा। अब देखते हैं, अगर n की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन 1 ले ली, ठीक है, तो मतलब स्क्वायर होगी, 3 होगी, क्यूबिक होगी, तो ये ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। इसकी स्लोप क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इफ n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और c की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, डायलेटेंट फ्लूइड। कैसे आता है देखो, कुछ ऐसा आएगा, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि c की वैल्यू 0 है, तो 0 से स्टार्ट किया और ये फ्लूइड ऐसा चला जाएगा। कैसे हुआ देखो, यहां पे मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, टेंजेंट लाइन, थीटा निकाला, हॉरिजॉन्टल लाइन, टेंजेंट लाइन, थीटा निकाला, हॉरिजॉन्टल लाइन, टेंजेंट लाइन, थीटा निकाला। तो ये क्या हो रही है, थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो स्लोप क्या हो रही है हमारी, इंक्रीजिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप इंक्रीजिंग। और स्लोप किसकी बढ़ रही है, शियर स्ट्रेस की बढ़ रही है, तो मतलब ये कर्व कुछ ऐसा आएगा। तो इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, डायलेटेंट फ्लूइड। और अगर मैं n की वैल्यू 1 से कम ले लूं तो इसका क्या आ जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा यहां से। इस फ्लूइड को मैं बोलता हूं सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं, n इज लेस देन 1 एंड c इज 0। यहां पे हो जाएगा n इज ग्रेटर देन 1 एंड c इज इक्वल टू 0। यहां पे हो जाएगा n इज लेस देन 1 एंड c इज इक्वल टू 0। देखो c इज इक्वल टू 0 के सारे कर्व हो चुके हैं और n की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या 1 से ज्यादा हो सकती है, या 1 से कम हो सकती है। तो हमने तीनों केस कर लिए। हुआ क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये तीनों केस c इज नॉट इक्वल टू 0 में पुट करके देख लेते हैं। तो वो देखो, अगर मैंने ये बोला कि n की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बिंगम प्लास्टिक हो जाएगा। c की वैल्यू 0 नहीं है, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, चलो ये यहां पे तो आ गया। और y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y की वैल्यू प्लस c आ रही है, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, c है। तो ये देखो कहां पे जा रहा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू c। तो मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेके ये आगे बढ़ेगा। फिर इसके बाद में क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी c। क्लियर है क्या? यहां से ये कैसे जाएगा, y इज इक्वल टू mx, x की पावर कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 1, तो ये लीनियर कर्व आएगा, ऐसा लीनियर कर्व आएगा। इस लीनियर कर्व को हम क्या बोलेंगे, बिंगम प्लास्टिक। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट आपके पास में क्या आएगा, या तो n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या फिर n की वैल्यू 1 से कम होगी। अगर n की वैल्यू 1 से कम होती है तो उसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रोपिक। n की वैल्यू 1 से कम हो जाए और c इज नॉट इक्वल टू 0 तो थिक्सोट्रोपिक,
और अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए और c की वैल्यू लेस देन 0 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियोपेक्टिक। सिमिलर बन रहा है, देखो डायलाटेंट, ये रहा डायलाटेंट n ग्रेटर देन 1, रियोपेक्टिक n ग्रेटर देन 1। तो ये और ये इसकी एनालॉजी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, ये C से होगा। तो डायलाटेंट ऐसा बन रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग, तो ये भी क्या बन जाएगा, स्लोप इंक्रीजिंग। तो इस कर्व को हम क्या बोल देंगे, रियोपेक्टिक। चलो, और नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, कुछ ऐसा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, n इज लेस देन 1 एंड n इज लेस देन 1, तो इन दोनों की एनालॉजी बन रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थिक्सोट्रोपिक। हुआ क्या क्लियर, ये ग्राफ्स बन गए हमारे। अब देखो, ये तो हुआ du अपॉन dy जब x एक्सिस पे है, d और टाउ हमारा y एक्सिस पे। अगर मैं एक्सिस को रिवर्स कर दूं तो कौन कौन से ऐसे हमारे फ्लूइड है जो चेंज नहीं होगा, जिसका ग्राफ चेंज नहीं होगा, खाली एक फ्लूइड है, कौन सा, न्यूटोनियन फ्लूइड। चाहे इसको इधर लिख दो चाहे इसको इधर लिख दो, क्या बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बाकी बिंगम प्लास्टिक, यहां पे सी नहीं आके यहां पे आ जाएगा सी, वो अगले यहां से स्टार्ट हो जाएगा। थिक्सोट्रोपिक रियोपेक्टिक बन जाएगा, सूडोप्लास्टिक डायलाटेंट बन जाएगा, दोनों अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे। हुआ क्या क्लियर, याद रखना अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाया और चेंज की वैल्यू इन सब की, क्या बोलेगा, इफ डायलाटेंट फ्लूइड हैज द स्लोप इंक्रीजिंग फंक्शन देन what will be the replacement of this if the coordinate axes are reversed। तो आप क्या आंसर लिखोगे, सूडोप्लास्टिक will replace the dilatant। हुआ क्लियर, वापस से क्वेश्चन बोल रहा हूं, देखो मैंने ये बोला if dilatant fluid has slope increasing function with x and y axis respectively velocity gradient and shear stress according to Newton's law, then what will be the replacement if the axes are reversed to each other, the fluid will be called dash dash dash। आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे, आंसर क्या होगा, बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि x और y एक्सिस पे रेस्पेक्टिवली वेलोसिटी ग्रेडियंट है और शियर स्ट्रेस है। अगर मैं डायलाटेंट फ्लूइड जो कि हमारा स्लोप इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको इस एक्सिस के रिवर्स करने पे कौन सा फ्लूइड है जो इसकी जगह ले लेगा, वो कौन सा है, वो सूडोप्लास्टिक है जो इसकी जगह ले लेगा। हुआ क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तक तो पेपर में कभी आया नहीं है, लेकिन इन केस थ्योरेटिकली बन गया क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हुआ क्लियर, चलो नोट करो फटाफट, फिर इसके चलो पहले नोट मत करो, पहले इसके एनालिसिस देख लेते हैं, क्या एनालिसिस है क्या नहीं है। न्यूटोनियन फ्लूइड तो बहुत ही इजी था, ये तो हो गया आपका। अब बात करते हैं डायलाटेंट की। डायलाटेंट क्या है, देखो n इंक्रीजिंग है, n इंक्रीजिंग का मतलब आपकी du अपॉन dy रेस्पेक्टिवली शियर स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब du अपॉन dy की छोटी सी वैल्यू के लिए स्ट्रेस क्या होगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, du अपॉन dy क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो कि मूवमेंट दे रहा है, उसकी कम वैल्यू के लिए ही शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या कर रही है, बहुत स्टीप जंप कर रही है। इसका मतलब शियर स्ट्रेस बहुत बढ़ रही है इसके रेस्पेक्ट में। स्ट्रेस बढ़ना मतलब क्या होता है, वापस फॉर्म में चले जाओ बेसिक पे, स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, मतलब वो रेजिस्ट ज्यादा कर रहा है, रेजिस्ट ज्यादा करेगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी बढ़ रही है तो मूवमेंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द फ्लूइड लेयर्स बिटवीन ईच अदर। हुआ क्लियर, तो ये क्या कर रहा है, इसको मूवमेंट रोक रहा है। अगर फ्लूइड हमारा ऐसा है कि वो उसका मूवमेंट धीरे धीरे रोक रहा है, उसकी स्लोप बढ़ती जा रही है, उसके फ्लो के हिसाब से, उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, शियर थिकनिंग फ्लूइड, मतलब वो थिक होता जाएगा। थिक का मतलब समझते हो, गाढ़ापन आता जाएगा। अब सोचो एक वाटर है हमारे पास में, उसके अंदर आप मूव कर रहे हो,
वो ज्यादा इजी है, या फिर वाटर के अंदर मैं इतनी इंप्योरिटीज मड मिला दूं, मतलब कीचड़ समझते हो, कीचड़। अब वाटर और कीचड़ दोनों में से कौन ज्यादा डेंस है, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होगी जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड ज्यादा करेगा। मड में मूवमेंट आपका नहीं होता है। हुआ क्लियर? तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? तो देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? शियर थिकनिंग है, थिकनिंग फ्लूइड। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इसके डायलेटेंट के? सबसे पहला क्विक सैंड और बटर सॉल्यूशन। क्विक सैंड, बटर सॉल्यूशन, ये क्या होते जाएंगे? आपके एग्जाम्पल होते जाएंगे। जब ये शेयर थिकनिंग कर रहा है तो इसका रेस्पेक्टिवली अपोजिट कौन है? सूडोप्लास्टिक। तो ये शेयर थिकनिंग को शेयर थिनिंग कर देगा। हम क्या लिख देंगे? ये क्या करेगा? शेयर थिनिंग कर देगा। जब शेयर थिनिंग फ्लूइड है तो मतलब ये क्या होता जाएगा? अगर आप इसको स्टर कर रहे हो, इसमें मूवमेंट देते जा रहे हो, तो ये पतला होता जाएगा, थिन होता जाएगा। ऐसे कौन से हैं हमारे पास में? जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं पेंट। पेंट आता है ना हमारे, जो नैरोलैक एशियन पेंट वगैरह आते हैं, उसको हम क्या करते हैं? जैसे पेंट है, बड़ा बड़ा क्या होता जाएगा? वो पतला होता जाएगा। हुआ क्लियर? जो उसके ऊपर ऐसे ना लेयर बन जाती ना, वो हट जाएगी। उसको हटाओ, नीचे वो बहुत पतला हो जाएगा, उसको वापस से स्टर करना पड़ता है। पेंट्स हो गए। और हमारा ब्लड, ब्लड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ब्लड क्या होता है? शेयर थिनिंग फ्लूइड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये ब्लड। याद रखना इसको, 2-3 बार तो पूछ चुका है ये यूपीएससी में भी। और क्या होता है? मिल्क हो गया, पॉलीमर्स हो गए, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। चलो बिंगम प्लास्टिक की बात करते हैं हम। बिंगम प्लास्टिक हमारा क्या होता है? इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, चलो पहले इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। बिंगम प्लास्टिक का मतलब है न्यूटोनियन टाइप फ्लूइड है, लेकिन C की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब यहां तक पहुंचने के लिए, मतलब थोड़ी सी वेलोसिटी ग्रेडियंट देने के लिए मुझे इतनी स्ट्रेस तो देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका मूवमेंट होगा ही नहीं। मतलब बाय डिफॉल्ट इतनी स्ट्रेस तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो इसका क्या हो गया? ये स्ट्रेस प्रीडोमिनेटिंग होगी। फिर उसके बाद में जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा। क्लियर है? उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट कैसा है? आपके अगर उसकी टूथपेस्ट की अगर वो है आपके पास में, उसको आप ऐसे प्रेस करो, तो एक प्रेस करते हो तब तक टूथपेस्ट बाहर नहीं निकलता है, और प्रेस करो तब भी बाहर नहीं निकला। मतलब एक लिमिट तक आपने ये लगाई स्ट्रेस, तब तक उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आया है। फिर जब टूथपेस्ट निकलना स्टार्ट होता है ट्यूब से, तो क्या होता है? कंटिन्यूसली निकलता रहता है। तो बिंगम प्लास्टिक इसी का एग्जाम्पल है। हुआ क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहां पे एग्जाम्पल हो गया इसका टूथपेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल भी, याद रखना। ठीक है? फिर उसके बाद में बात करते हैं थिक्सोट्रोपिक की। अब देखो, थिक्सोट्रोपिक और ये क्या है? एक शी इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये दोनों के दोनों टाइम डिपेंडेंट है। ये दोनों के दोनों टाइम डिपेंडेंट है। थिक्सोट्रोपिक क्या है? टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। मतलब मैं ये बोलूं म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ये फ्लूइड तो क्या कह रहा है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। हुआ क्लियर? और ये कह रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी विस्कोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो थिक्सोट्रोपिक का छोटा सा अगर एग्जांपल लूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो आइसक्रीम है। आइसक्रीम क्या है? एक लिक्विड ही है हिसाब से, सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड है।
ठीक है, मेल्टेड आइसक्रीम मान लो, अब वो क्या होता है जैसे जैसे टाइम जाता है तो मेल्ट होता जाता है, तो विस्कोसिटी उसकी क्या होती है, कम होती जाती है। आप एक स्कूप ले लो, स्कूप को अगर उसमें से निकालते हो आइसक्रीम ऐसे स्कूप से, तो निकालने के लिए कितनी स्ट्रेस लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। लेकिन आइसक्रीम का डब्बा बाहर निकाल के रख दो 2 घंटे के लिए, वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब स्कूप चलाओ, इजीली मूव हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो ये क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू की वैल्यू कम होती जाएगी। म्यू की वैल्यू कम होना मतलब स्ट्रेस कम होना, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। और इसका ही अपोजिट रियोपेक्टिक। रियोपेक्टिक क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। हुआ क्लियर? वो कैसे होता है, ऐसे इसका एग्जांपल ले लो, जिप्सम पेस्ट होता है। जिप्सम पेस्ट क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे वो क्या होता है, आपका थिकनिंग देने लग जाता है। तो ये रियोपेक्टिक किसकी एनालॉजी है, डायलेटेंट की, थिकनिंग देने लग जाएगा। हुआ क्लियर? तो अब ये नोट कर लो आप, फिर अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। करो फटाफट नोट। हुआ क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट करने से पहले छोटी सी चीज ये देख लो कि मैंने ये तो सारे डिस्कस कर दिए, मैंने यहां पे ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है ये डिस्कस नहीं किया, y कोऑर्डिनेट है ये डिस्कस नहीं किया। x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, x एक्सिस ये हो जाएगी कि बिना कोई स्ट्रेस के बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट तो नहीं बोल सकते, 100% कोई चीज नहीं होती, बहुत ही स्मॉल शेयर स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आइडियल फ्लूइड हो जाएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर एन एक्शन ऑफ वेरी स्मॉल शेयर स्ट्रेस। बहुत जीरो पे, टेंस टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होती जाएगी। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा आइडियल फ्लूइड हो जाएगा। ये आइडियल फ्लूइड हो गया। क्लियर है? अगर ये आइडियल फ्लूइड है तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडियल सॉलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कितना भी आप स्ट्रेस लगा लो उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं आ पाएगा। हुआ क्लियर? तभी तो वो फ्लूइड ही नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, आपका आइडियल सॉलिड हो गया। चलो